कोशिश करूंगा ट्रिपल बॉन्ड डालने की। तो यहाँ तो क्लियर है ना क्या होने वाला है यहाँ पे। अब अगर 3 और 3 इसमें डाल दूं तो ये ट्रिपल बॉन्ड मैंने ले लिया इससे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड डाल दूं। अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है मैं इसको यहाँ से क्या करूं, कन्वर्ट कर दूं प्लस चार्ज में, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, चला जाएगा दूसरे के पास। तो मैं इसको यहाँ से कन्वर्ट कर दूं प्लस चार्ज में, और थोड़ी देर के लिए मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने हैं 5। क्या करना चाहिए हमें, सिंगल बॉन्ड बनाने से क्या हो जाएगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचा, इसको भी उड़ा के हम यहाँ पे मान लेते हैं प्लस चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन बचे, दोनों कहां पहुंचा देंगे, समझ में आया। ये स्ट्रक्चर है, टोटल 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, स्ट्रक्चर इज न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन जंप कराने से पहले हमने उसको वैकेंट किया ना, यानी एक्साइटेड स्टेट में भेजा ना हमने, वहां पे पॉजिटिव चार्ज डाला ना हमने, तो वो इलेक्ट्रॉन हमने वहां से उठाया और हमें जिधर नीड थी हमने उधर पहुंचा दिया। नहीं, इसका डायग्राम होता है, ऐसे नहीं भेज सकते कि उठाया निकाला और रख दिया उधर, ठीक है। बट कंडीशन क्या है कि हमें ये स्ट्रक्चर बनाना है, ये कंडीशन, और ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये कैसे एग्जिस्ट करता है वो मैंने तुम्हें सिखाया। बट ये इलेक्ट्रॉन कैसे जंप हो रहा है मैं बोला ना, जब ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तब मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन की जंपिंग और इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग सिखा पाऊंगा। अगर अभी हम इसमें घुस गए, वहां पे रेजोनेंस पढ़ने के लिए हमें मिनिमम 2 से 3 दिन चाहिए सिर्फ रेजोनेंस को पढ़ने के लिए, और ये मैं पढ़ा तो कल ही खत्म कर दिया था मैंने इसे, आज इसलिए करा रहा हूँ क्वेश्चन ताकि तुम इसमें परफेक्ट हो जाओ। और अब मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोगों को रेजोनेंस क्लियर हो गया होगा कैसे होता है, ठीक है। चलिए खत्म करें इस टॉपिक को। स्टेबल इसमें कौन सा ज्यादा, देखो इसमें स्टेबिलिटी का केस तुम देखोगे तो क्या हो रहा है, 2 - 2 पॉजिटिव, सेम चार्ज पास पास में दिख रहा है, तो यहां थोड़ा रिपल्शन होगा। इसमें आ जाओ नेगेटिव पॉजिटिव, अपोजिट चार्ज है और कहां पे है, दोनों नाइट्रोजन पे, कोई केस नहीं बनता। थर्ड में क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो मोल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड किसमें दिख रहा है, मोल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एक्चुअल तीनों में 3 सिग्मा बॉन्ड, तीनों में 3 ही सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड का रूल गया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है, 3 है ऊपर वाले में, 3 है नीचे वाले में, और सबसे नीचे वाले में 2, ठीक है। तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता है कैसे आएगा, इसमें स्टेबल स्ट्रक्चर अगर तुम देखने जाओगे तो तुम ये देखो कि चार्ज कहां पे ज्यादा दूर है, ये कॉर्नर पे है, ये बीच में, यहाँ पे क्या है, दोनों बीच में, तो ये स्ट्रक्चर इन तीनों में से ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। यानी चार्ज का डिस्पर्सन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा, और चार्ज जितना पास पास, अब ये थर्ड वाला क्यों नहीं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल पास पास, ठीक है, तो इसमें रिपल्शन है थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर में। यहाँ पे स्टेबिलिटी वगैरह इन सब चीजों फोकस मत करो, मैं फिर से बता रहा हूँ, स्टेबिलिटी के लिए कुछ पॉइंट्स कुछ चीजें हमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक से क्लियर हो सकती है। ये सब तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल के रिप्रेजेंटेशन को दिखा रहा है, यानी एक मॉलिक्यूल इतने टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर मैं HN3 की बात करूं तो HN3 अगर ऐसा बन के आएगा तो भी हम समझ जाएंगे HN3 है, ऐसा बना हुआ रहा तो भी हमें ये HN3 है, और ऐसा रहा तो भी HN3 है। लेकिन अगर रेजोनेंस को बहुत अच्छे लेवल पे समझना है तो हम ऑर्गेनिक से ही समझ सकते हैं, यहाँ से नहीं। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये सब साइड में रखो, तुम सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना सीखो। समझ में आया यहाँ से, चलिए बनाया था ऊपर वाला हमारे एक वही है ना, हमने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डाल दिया, तुमने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दिखाया होगा। चलो
लिखो। अब क्या लिखेंगे अपन? कंक्लूजन। रेजोनेंस पढ़ने का कंक्लूजन क्या था हमारा? तुम दोनों और अच्छे से पढ़ के आया करो तुम लोग। और मैं रेजोनेंस averages the bond characteristics of a molecule as a whole, WHOLE, as a whole. सेकेंड लिखो, पहले लिख लो फिर समझाते हैं एक करके। रेजोनेंस स्टेबलाइज या फिर स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल because the energy of the resonance hybrid is less than the energy of any single canonical structure। अब ये canonical structure किसे बोला जाता है? तो जो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, उनसे मिलकर रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म होता है। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जो हाइब्रिड को फॉर्म करने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। हाँ, अब 2 पॉइंट लिख लिए हमने। चलो पहले पॉइंट को कितने लोग समझ पाए? कोई समझ पाया है? क्या लिखा हुआ है पहला पॉइंट? तो सेकंड है। चलो रेजोनेंस क्या है? जैसे कोई भी सारे मॉलिक्यूल्स हैं हमने लिए, तो हम उसका एवरेज तो निकाल के बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया था, क्या था इसमें? ये स्ट्रक्चर था। अब इसमें 2 टाइप के बॉन्डिंग दिख रहे हैं, एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। तो अगर मैं इसका रेजोनेंस फॉर्म देखूं तो मैं क्या बोल सकता? डबल बॉन्ड प्लस सिंगल बॉन्ड, और इसका एवरेज कितना आएगा? 1.5 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये 1.5 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना, वो एक्चुअल में यही चीज डिफाइन करता है कि जितने भी स्ट्रक्चर तुमने लिए हैं, पहली चीज ये हमेशा याद रखो कि कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो उसमें बॉन्ड स्टेबल नहीं है। कौन सा? पाई। यानी पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होते, वो पूरे सिस्टम पे रोटेट करते रहते हैं। तो रोटेट करने की वजह से मैंने कहा तुम्हें बता दिया था क्यों बॉन्ड लेंथ वहां पे 128 पिकोमीटर आई थी और 1.34 पिकोमीटर आई थी, ये चीज बता दी थी। तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, हम इसका एवरेज निकाले तो 1.5 आ रहा है ना। और 1.5 कहाँ एग्जिस्ट करता है? सिंगल और डबल के बीच में। ना ही वो सिंगल बॉन्ड है ना ही वो डबल बॉन्ड है। तो कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम लेते हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड को फॉर्म करने के लिए क्या करता है? अपने सारे स्ट्रक्चर्स का एक एवरेज निकाल के देता है जो हाइब्रिड में यूज हो। समझ में आई बात? सेकेंड पॉइंट क्या है? मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले एक रूल बताया था केमिस्ट्री का, लेस द एनर्जी ग्रेटर द स्टेबिलिटी। केमिस्ट्री का नारा है ये। केमिस्ट्री में जितनी भी, जैसे उस दिन ये बोल रहा था कि NaCl के साथ बॉन्ड बनाएगा, स्टेबल हो जाएगा, फिर वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो भी बोल रहा था ना ऐसा कुछ। ठीक है, तो देखो एक चीज है, लेस द एनर्जी ग्रेटर द स्टेबिलिटी, हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। कैसे? हम खुद को भी ले ले तो भी हमारे ऊपर यही लागू होता है। सोचते हो कैसे? चलो मैं बताता हूं। अभी तुम सब एनर्जेटिक हो ना, बट तुम चले जाओ हॉस्पिटल में तुम जाओ तो वहां पे लोग बेड पे पड़े रहते हैं। तुम उनके पास कुछ भी लेके जाते हो
क्या वो उठ के तुम्हें वैसे वेलकम कर पाते हैं? पड़े हैं तो स्टेबल है, किसी के हाथ नहीं हिल रहे, किसी के पैर नहीं हिल रहे। उस कंडीशन में तुम्हारे और उनके बीच में डिफरेंस क्या है? तुम्हारे पास एनर्जी ज्यादा है तो तुम अनस्टेबल हो, तुम यहाँ घूम रहे हो, वहां घूम रहे हो, कहीं घूम रहे हो, वहां पे एनर्जी है। लेकिन उसके पास, बेचारे के पास नहीं है ना, वो स्टेबल पड़ा हुआ है बेड पे, वो मूव नहीं कर सकता। अब यही चीज अगर मैं बोलूं, सपोज मैंने तुम्हें यहाँ पे एक गेट लॉक कर दिया मैंने 4-5 दिन के लिए, तुम पड़े हो यहाँ पे, खाना पानी कुछ नहीं मिल रहा तुम्हें, तो 5वें दिन जब मैं आऊंगा तो क्या हालत होगी तुम्हारी? यानी सब यहाँ स्टेबल पड़े रहेंगे, आर पार जाने के लिए भी ऐसे जाना पड़ेगा। तो ये चीज है, ये केस हर जगह लागू होता है कि अगर एनर्जी कम है तो वो चीज स्टेबल हो जाएगी, और एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो चीज अनस्टेबल रहेगी। किसी भी चीज को देख लो तुम, जब तक हमारे पास एनर्जी है हम यहाँ के 10 चक्कर मार लेंगे, लेकिन 10 बार तुम ऊपर से नीचे चले जाओ, उसके बाद तुम एक चेयर पकड़ के बैठ जाओगे 10 मिनट के लिए, तुमसे हिला भी नहीं जाएगा कि नहीं यार अब नहीं होगा, बहुत हालत खराब हो। बोलते हैं ना कई बार हम ऐसा, जब हम ज्यादा काम कर लेते हैं तो हम जाके बेड पे जाके बस अब नहीं होता भाई, कुछ भी करा लो जिससे कराना, यही वाला केस होता है ना। तो वैसे ही केमिस्ट्री में नारा है कि किसी भी स्ट्रक्चर की एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और किसी की एनर्जी जितनी ज्यादा रहेगी वो उतना अनस्टेबल रहेगा, वो उतना ही रिएक्शन करने की कोशिश करता रहेगा। नोबल गैस क्यों रिएक्टिव नहीं होती, क्यों रिएक्ट नहीं करती? क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन 8 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया भाई, वो स्टेबल है अपना। वो देखो, इलेक्ट्रॉन निकालने और डालने में एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है, बॉन्ड के बनने और टूटने में भी एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। ये चीज हमेशा याद रखना, या फिर चाहो तो इसको लिख लेना कभी क्लास खत्म होने के बाद। कितना टाइम है? 5-10 मिनट है। अगर बॉन्ड बनता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऑलवेज एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी? यानी कि दो चीजें अगर बॉन्ड बना रही हैं तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है, और अगर हम दो चीजों का बॉन्ड तोड़े तो वहां एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखना, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये बात ध्यान रख लेना। तुम अभी सुन रहे हो ना जितना आराम से, आगे जाके उतना ही बड़ा कंफ्यूजन बनता है कि यार बॉन्ड बनने में एनर्जी लगती थी। क्योंकि अगर हम सोचें तो हम नहीं बोल सकते ना, हमें क्या लगता होगा कि यार बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती होगी। ये थोड़ा सा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि अगर हमको बॉन्ड बनाना है तो शायद हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है। बॉन्ड बनती है तो ऑलवेज एनर्जी रिलीज होती है, और इसको मैं समझाऊंगा थर्मोडायनामिक्स में आगे। और बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकता था बट दूंगा नहीं, ठीक है? तो इसको यहीं से समझो और लिख लो। क्या लिखोगे? हाँ, क्योंकि वो देखो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी इसलिए लेस हो जाती है कि वहां पे जो सारी चीजें, आप देखो रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होता है, पहले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे आता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे क्या होता है, हम बॉन्ड का रोटेशन दिखाते हैं, एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है, फिर फ्लिपिंग दिखाते हैं। लेकिन जब हाइब्रिड बना देते हैं तो हमने कभी फ्लिपिंग दिखाई है? फिर जो हो रहा है उस स्ट्रक्चर के अंदर ही हो रहा है ना सब कुछ, वो स्ट्रक्चर तो रोटेट नहीं कर रहा ना, तो स्टेबल हो गया ना। हाँ, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं है। क्या बोल रहा है? हाँ, उसमें देखो एक चीज है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर उसमें प्रैक्टिकल हो रहा है तो प्रैक्टिकल में सारी चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं। मॉलिक्यूल का शेप, मॉलिक्यूल का एंगल, मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ, मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड बना रहा है, कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, सारी चीजें भी प्रैक्टिकली ऑब्जर्व होती है। ये जो चैप्टर तुम पढ़ रहे हो ना, ये इनऑर्गेनिक है। अब सिंपल सी चीज है, हमने SO2 बेंट निकालना सीख लिया, क्योंकि वो भी हमने एक मेथड से सीखा है ना। बट क्या कभी वो बेंट से स्ट्रेट हो सकता है? तो ये चीज तो प्रैक्टिकली देखा गया होगा ना पहले कि ये बेंट है। जब प्रैक्टिकली पता चला कि उसका जो स्ट्रक्चर आ रहा है, शेप आ रहा है, बेंट है, फिर लोगों ने उस पर थ्योरी देना स्टार्ट की कि ये बेंट क्यों है। समझ में आया? तो वॉलसेपर आया, उसने बताया भाई इसमें ऐसा ऐसा हो रहा है, इसमें लोन पेयर का रिपल्शन वगैरह, उसने रिपल्शन थ्योरी दे दी। फिर आया दूसरा हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट, उसने अपनी बात बताई कि इसका भाई हाइब्रिडाइजेशन से हम देखेंगे। फिर तीसरा कोई आएगा, वो बताएगा। अभी एमओटी आएगा, एमओटी तो एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल को बनाएंगे तो एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। एमओटी बोलता है दो एटॉमिक ऑर्बिटल को बनाओगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। तो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है वो। यानी केमिकल बॉन्डिंग ना हर लेवल पे चेंज हुआ है।
तो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पढ़नी है। अभी छोटी छोटी चीजें, बैक बॉन्डिंग तुम्हें बताना है, डाइपोल मोमेंट तुम्हें बताना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 2 टाइप की बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर, वो तुम्हें बताना है। अभी मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तुमने बचा के रखे हैं, समझ में आया? एक बार ये सारी चीजें पढ़ लो, फिर कम से कम 2 से 3 लेक्चर तो हम सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे, जिसमें से मैक्सिमम चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी। बोला ना कि एक स्ट्रक्चर वाला क्लास रखूंगा जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना के दूंगा। अब स्ट्रक्चर्स बना के दूंगा तो उसमें याद रखने पड़ेंगे, उसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है।